मुमकिन है। एनल स्पैज़म की बात करके वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, जिस तरह हमने बात की कि ये नॉर्मल हर किसी को एक ना एक टाइम पे एक फेज ऑफ लाइफ गो थ्रू करना पड़ता है, लेकिन जब ये कुछ सिवियर हो जाता है तो ये स्टेनोसिस में बदल जाता है। राइट। तो ये इस तरह की जब होती है, अगर किसी, जैसे आपने कहा कि अवॉइड नहीं करना चाहिए, लोग अवॉइड करते हैं, तो स्टेनोसिस का जो फेज है वो आ जाता है। तो एग्जैक्टली क्या तरीका आप बताइए, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं स्टेनोसिस को भी लेकर, तो किस तरह के प्रिकॉशंस और किस तरह की चीजें आप बताते हैं? एक्चुअली कैसा है, स्टेनोसिस जब डेवलप होता है पेशेंट को कुछ समझता ही नहीं कि एनल स्पाज्म क्या है, एनल स्टेनोसिस क्या है। पेशेंट को खुद होकर नहीं समझता कि मैं किस स्टेज पे हूँ। बिल्कुल। तो मेरा कहना यही रहता है, एक सादी भाषा में अगर समझे, आज आपको कोई भी डिसीज हुआ, जैसे आपको आज पेन हुआ थोड़ा सा या फिर एक आध बूंद ब्लड गया, तो मेरा कहना है 21 डेज के अंदर अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो दैट इज द इनिशियल स्टेज, मतलब दैट इज द एनल स्पाज्म। अगर आप उसके बाद अगर पहुंचते हो तो दैट मीन्स यू हैव एनल स्टेनोसिस। तो सादी भाषा में हम ऐसा कर सकते हैं। अब बहुत बार कैसा होता है, पेशेंट मेरे पास जब भी आते हैं तो उनका पहला कंप्लेंट क्या रहता है, ब्लीडिंग हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, 2-4 कंप्लेंट बता दिए। मेरा पहला सवाल था कि ये बीमारी कब से हो रही है, ताकि मैं बातों से ये जज कर पाऊं कि इसको एनल स्पाज्म होगा, एनल स्टेनोसिस होगा, या फिर डिसीज का क्रॉनिसिटी क्या है। तो बोलते नहीं, अभी बस ये 4-5 दिनों से मेरे को तकलीफ है। फिर मैं पूछता हूँ कि इसके पहले भी कभी तकलीफ हुई कि ये लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है? तो हम बोले हाँ, 4 साल पहले मुझे एक बार हुआ था, कोई डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने 2-4 गोली दी थी, 2-4 दिन में ठीक हो गया था। दैट मीन्स patient is actually in anal stenosis because he is having the history of 4 years. 4 साल पहले पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ था। अभी मेरे पास 40 साल की जो लेडीज आती है, उनका पहला एनल स्पाज्म, एनल स्टेनोसिस, ये सब कब हो रहा था? डिलीवरी टाइम। ऑलरेडी मतलब ये फेज ऐसा था, डिलीवरी टाइम में पेशेंट को मोशन हार्ड होते हैं या बॉवेल मूवमेंट प्रॉपर नहीं रहती, उसके कारण उनको डिसीज उसी वक्त रहता है। और तभी से वो बीमारियां लेके चल रही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसी बीमारी की लड़ी लगी रहती है उनकी। हाँ, तो सादी भाषा में मेरा ये कहना है कि आपको आज पेन हुआ था, आपने निग्लेक्ट किया। चाहे बहुत बार पेशेंट कहता खुद ओके, मुझे मोशन हार्ड हुई थी करके मुझे पेन हुआ था, मैंने तब से चावल ही खाना शुरू कर दिया, अभी मैं रोटी खाता ही नहीं, मैं सब्जी खाता ही नहीं हूँ। तो ये जो बातें रहती हैं, तो पेशेंट स्पाज्म में ही रहता है। स्पाज्म उसका रिलीव हो जाए या नहीं रिलीव हो जाए, या पेशेंट उसके लिए मतलब वेल टू डू हो जाए, इस प्रकार से मतलब हैबिचुअल हो जाए, यूज्ड टू हो जाए। हाँ, तो यूज्ड टू हो जाता है, उसके कारण पेशेंट को तकलीफ नहीं रहती, तो उसको तकलीफ नहीं होती। बट पेशेंट को जब भी कोई अंदर जख्म हो जाती है या जब भी कोई स्वेलिंग हो जाती है, हमारे बॉडी का एक कंसेप्ट है, जहाँ पर भी जख्म बन जाए या जहाँ पर भी स्वेलिंग हो जाए, जब भी स्वेलिंग जाती है वहाँ पर फाइबर टिश्यू डेवलप होती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एक ऊंड हो गई हमको हाथ पर, पैर पर, कहीं पर भी, तो वहाँ पर नॉर्मल टिश्यू डेवलप नहीं होती, वहां पर फाइबर टिश्यू डेवलप होती है, फाइबर टिश्यू डेवलप होती है, वो नॉर्मल नहीं रहती, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं रहती। मतलब नॉर्मल जो रिंग, एनल रिंग जो है, उसमें जो इलास्टिसिटी रहती है, जैसे नया रबर हमने लाया, नया रबर को आज हम खींच के देखते हैं तो वो स्ट्रेचेबल है, टूटता नहीं है। उस रबर को आप वैसे ही रख दो 2 साल के लिए, 2 साल बाद उसको निकालो और खींच के देखो, फट से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी चली गई। वैसे हमारी बॉडी में जब जब कोई स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग इटसेल्फ कम होती है, तो उसमें फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाती है। फाइब्रस टिश्यू ऐसी टिश्यूज है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती है। तो हमारी रिंग में जो इलास्टिसिटी रहती है वो इलास्टिसिटी गॉन हो गई, क्योंकि आपने उसके कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, आपने बस सिर्फ कुछ तो भी आयुर्वेदिक मतलब कुछ अपने मन से गोली खा ली या फिर मोशन सॉल्व कर लिया, बट वहां पर जो वुंड हीलिंग होने के लिए प्रॉपर जो ट्रीटमेंट लिया था वो लिया नहीं। स्वेलिंग कम होने के लिए जिस फास्ट रफ्तार से वो स्वेलिंग कम होना चाहिए उसके ट्रीटमेंट नहीं ली, तो वो जो रिंग हो गया वो हो गया हार्ड। नॉर्मली हमारा एनल रिंग एट द टाइम ऑफ डेसिकेशन 10 से 12 सेंटीमीटर ओपन होता है। अब वो ओपन होने की जो सिस्टम है वो कम हो गई, वो एनल रिंग आपका हो सकता है 6 सेंटीमीटर परमानेंट हो गया या 4 सेंटीमीटर परमानेंट हो गया। तो क्या होगा, मोशन करते वक्त, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो एनल कैनल है या हमारा एनल कैनल की जो सिस्टम है, इट इज जस्ट लाइक द बॉटल। बॉटल को अगर आप उल्टी कर दिया जाओ तो बॉटल का बड़ा सिरा ऊपर रहेगा और उसका मुंह नीचे रहेगा। तो जस्ट लाइक हमारा जो रेक्टम है, इट इज लाइक दैट बॉटल, और उसका मुंह जो है, दिस इज द एनल कैनल। तो बॉटल का जो ओपनिंग है वो छोटा है और ऊपर का हिस्सा जो बड़ा है, तो वो मोशन छोटे सिरे से पास होना ही नहीं है। तो जब भी मोशन हार्ड आएंगी, उसका सर्कमफरेंस बड़ा रहेगा, उसका सर्कमफरेंस अगर 12 सेंटीमीटर की मोशन है तो वो ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर से आना नहीं है, 6 सेंटीमीटर से आना नहीं है। तो स्ट्रेचेबिलिटी कम हो गई है, आप मोशन के लिए जोर लगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो जगह का फटना ही फटना है, वो जगह फट जाएंगी, और वो जगह फट गई मतलब उस चीज का कॉम्प्लिकेशन हो गया। जगह फट गई मतलब फिशर डेवलप हो गया, या हो सकता है कि अंदर में आपको एक आधी इंजरी हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसमें एब्सेस डेवलप हो जाए। हो सकता है कि प्रेशर जो पूरा रिलीज होना चाहिए वो प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है,
प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा करके अंदर में जो बैक प्रेशर जा रहा है उसके कारण अंदर में वेन्स फुल रही है तो अंदर इंटरनल हेमोरेज डेवलप हो रहे हैं, या फिर अदर डिसीजेस भी डेवलप हो रहे हैं, या फिर आप स्ट्रेनिंग कर रहे हो तो बाहर में एक आधा एनल हेमाटोमा हो जाएगा, या फिर वहाँ पे स्वेलिंग डेवलप हो जाएंगी। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी हम ये एनल स्टेनोसिस में देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है, एग्जैक्टली थोड़ी सी दो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ये है कि अगर एनल स्टेनोसिस इनिशियल फेज में है, एनल स्टेनोसिस एक्यूट और एनल स्टेनोसिस क्रॉनिक, तो अगर एक्यूट एनल स्टेनोसिस है तो इसके लिए आयुर्वेद में कुछ ऑइंटमेंट बने हैं। उस ऑइंटमेंट्स की अगर आप प्रॉपरली मसाज करते हो तो ये एनल स्टेनोसिस रिलीव करना पॉसिबल है। मैं खुद उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट बनवाता हूँ मेरे पेशेंट्स के लिए। जो पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको अभी बीमारी हुई है और 1 महीने से, हो सकता है हर पेशेंट मेरा नाम नहीं जानता, हर पेशेंट को पता नहीं कि भी किसके पास जाना चाहिए। हम लोग चाहे कितनी बार बोलो कि गुजरो सर्जन के पास जाइए तो उनको गुजरो सर्जन क्या है वही पता नहीं देता है, अवेयरनेस नहीं है उनके पास। तो या बहुत जो लोग मुझे जानते नहीं है वो लोग फार्मेसी दवाई ले ली, किसी ने कुछ भी कर लिया। किसी भी कारणवश अगर पेशेंट मेरे पास 3 हफ्ते में आना चाहिए, वो नहीं आ पाया, 1 महीने बाद आया, 1.5 महीने बाद आया, 2 महीने बाद आया, तो उस वक्त अगर उसका फेज ऐसा हो कि जस्ट डेवलप हुआ है एनल स्टेनोसिस, उसको हम बोलेंगे थोड़ा सा एक्यूट हो चुका है। लेकिन अगर क्रॉनिक हो, मतलब बीमारी 3 साल से 4 साल से हो, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ ऑइंटमेंट की मसाज करके काम नहीं चलेगा, उसी से एनल ओपनिंग बड़ा नहीं होगा। और उसमें भी हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि पेशेंट को ये बोलते हैं कि 3 वीक्स का मैं आपको एक ऑइंटमेंट दे रहा हूँ, उसके आप मसाज कीजिए 3 वीक्स। अगर 3 वीक्स में ये एनल स्टेनोसिस जो डेवलप हुआ है वो रिलीव होता है, जैसे कि हम लोग एनल सर्कमफरेंस गिनते हैं, वो अगर 3 सेंटीमीटर है, अगर वो 4 सेंटीमीटर हो गया नेक्स्ट सेटिंग में उसके, तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आपका थोड़ा सा एनल ओपनिंग बड़ा हो पा रहा है, मतलब कि ये जगह बड़ी हो सकती है, ये 10-20 सेंटीमीटर तक जा सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देके कंटिन्यू करते हैं नियर अबाउट 3 to 4 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर 3 वीक्स में उसको रिस्पांस नहीं मिलता है, एनल ओपनिंग इतना ही है और वो बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हम लोग उसको ये बोलते हैं कि नहीं, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के मसाज से बीमारी नहीं जाएंगी, आपको इसके लिए ऑपरेट ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन में फिर अलग अलग तरीके हैं। तरीकों में अगर ऐसा है, पहला तरीका ये होता है मैनुअल डायलिटेशन, मतलब पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया लिया जाता है, सूंघनी दी जाती है पेशेंट को, उसके बाद मैन्युअली डायलिटेशन किया जाता है, मतलब उंगलियों के द्वारा उसको स्ट्रेचिंग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर स्ट्रेचिंग, वेरी सिंपल मेथड, कोई भी सर्जन आराम से कर सकते हैं, स्फिंक्टर स्ट्रेचिंग, ये पहला टेक्निक। सेकंड टेक्निक इसमें है, अगर वो स्ट्रेचिंग उससे नहीं हो पाए तो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स उसको बड़ा किया जाता है, ये सेकंड हो गया। अगर उससे भी बड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर उसकी स्ट्रेचेबिलिटी गॉन हो चुकी है तो वो बड़ा होगा ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जो रिंग मतलब स्फिंक्टर जो है अगर वो हार्ड हो चुके हैं तो स्फिंक्टर का कुछ पोर्शन नियर अबाउट 1.5 सेंटीमीटर तक का पोर्शन कट किया जाता है, जिसके कारण वो जो स्फिंक्टर्स है वो लूज हो जाते हैं, तो पेशेंट को जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो नॉर्मल आ जाती है। तो इसको बोलते हैं स्फिंक्टरोलाइसिस और कटिंग ऑफ स्फिंक्टर। तो ये तीसरा तरीका होता है जिसके कारण एनल स्टेनोसिस को हम रिलीव करते हैं। ये तो जैसे हमने जाना डॉक्टर कि एनल स्टेनोसिस क्या है, इसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार है। अब आती है फिशर की बात, तो आप मैम बताइए कि फिशर एग्जैक्टली क्या है। लाइक आपने पहले भी दोनों स्टेजेस में आपने बताया कि फिशर एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर इन शॉर्ट बताना चाहिए फिशर क्या है और इसके लिए क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। फिशर कॉम्प्लिकेशन है एनल स्पाज्म या एनल स्टेनोसिस का, जिस भी पेशेंट को यानी जो एनल स्पाज्म तो फिशर के कारण भी होता है कई बार, जैसे अचानक किसी पेशेंट को नॉर्मल मोशन आते आते अचानक हार्ड मोशन हो जाए, इतना डायमीटर का मोशन जितना उसका एनल डायमीटर ना हो, तो वो एनल डायमीटर कम होने की वजह से मोशन जो है उसको रप्चर, एनल रीजन को रप्चर करके बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को फिशर डेवलप होता है। फिशर सुपरफिशियल या डीप भी रह सकता है, जैसे एकदम सुपरफिशियल, अगर इंजरी सुपरफिशियल हो दैट इज सुपरफिशियल फिशर, और अगर डीप इंजरी हो तो दैट इज डीप फिशर, और वो जितना पुराना होते जाता है फिशर इन इजी वर्ड्स इट्स अ इंजरी टू द एनल कैनल। और ये तो ठीक है कि फिशर के कारण एनल स्पाज्म होता है, बट एनल स्पाज्म एक बार हो जाए तो पेशेंट को रिपीट फिशर्स होते रह सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट ने एनल स्पाज्म ट्रीट नहीं किया तो एनल स्टेनोसिस में ये डिसीज और क्रॉनिक होते जाता है और फिशर हील नहीं होता, यानी घाव वो भरता नहीं, क्योंकि एनल स्पाज्म है कंप्लीट छोटा ही हो जाना, तो रिपीट डैमेज होता है एनल रीजन को, दैट इज कॉल्ड एज फिशर। तो ऐसे पेशेंट को मल्टीपल फिशर्स देखे जा सकते हैं, फिशर्स क्रॉनिक हो जाते हैं और डीप हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि फिशर यानी एक इंजरी है, वुंड बन गई है और वहाँ पे 24 आवर्स बैक्टीरिया कलेक्ट रहते हैं बिकॉज ऑफ द मोशंस, जो मोशन के पार्टिकल्स रहते हैं उसके कारण। तो फिशर एक डेंजरस कंडीशन है इन केस ऑफ स्पेशली
एनल स्टेनोसिस। ओके, ये तो हमने जान लिया फिशर। एक शॉर्ट में जैसे ट्रीटमेंट की, ये इसे ऑपरेट ही करना जरूरी है, इस सिचुएशन पे ऑपरेशन ही जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसा है, फिशर डेवलप अगर हुआ है तो फिशर एक्यूट है कि क्रॉनिक है। मतलब हर मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग जाते हैं तो हर डिसीज के 2 डिवीजन होते हैं, पहले एक्यूट या क्रॉनिक। बीमारी अभी हुई है मतलब एक्यूट है, बीमारी अगर पुरानी है मतलब क्रॉनिक है। तो एक्यूट फिशर है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन करें। कुछ आयुर्वेदिक बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है, वो मेडिसिन का कोर्स रहता है 1 मंथ का, 1.5 मंथ का, ऑइंटमेंट की मसाज होती है, उसके कारण अगर तो वो बीमारी बढ़ जाती है। हाँ, अगर क्रॉनिक है मतलब जैसा मैंने बताया था कि 3 वीक्स के बाद वाला है, जैसे फिशर डेवलप हो चुका है, पेन 3 वीक्स से आपको है, आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो या जनरल प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट ले रहे हो लेकिन वो बीमारी नहीं बैठ रही है, तो दैट स्टेज बिकम क्रॉनिक। उसमें ऐसा होता है कि फिशर का सादा मतलब है जगह का फट जाना, टीयर हो जाना। तो वो जो जगह फट चुकी है वहां पे फाइब्रोसिस डेवलप हो चुका है, उसका खुद का बेड बन चुका है। तो अगर उसका बेड बन चुका है तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो जब तक वो बेड नहीं निकालेंगे, और दूसरी बात फिशर का मेन कॉज क्या है, एनल स्टेनोसिस। जब तक हम एनल स्टेनोसिस रिलीव नहीं करेंगे, मतलब रिंग छोटा हो चुका है, मोशन काफी बड़ी आई है, तो वो रिंग छोटे के कारण वो जगह बार बार फट रही है। तो पहला कॉज तो यही है कि वो बीमारी में जगह को बड़ी की जाए। जैसे मैंने बताया कि स्पिंटोलाइसिस किया जाए या स्पिंटर स्टिचिंग किया जाए या मशीन के द्वारा डायलिसिस किया जाए, तो वो करना जरूरी है। फिशर का बेड निकालना जरूरी है ताकि फिशर बीमारी पूरी तरीके से बैठ जाए। तो लेट द डॉक्टर डिसाइड व्हाट टू डू। मतलब पेशेंट ने घर में ये बैठ के सोचना नहीं है अरे यार वो फिशर हो गया अभी तो मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, या मुझे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत बार कैसा होता है कि पेशेंट का जो क्राइटेरिया रहता है, नहीं पेन बहुत ज्यादा है मतलब अब डॉक्टर के पास जाने के बाद मुझे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक आध बार ऐसा है कि पेशेंट को पेन 2 मिनट के लिए रहे तो भी ऑपरेशन की जरूरत है, पेन 2 दिन के लिए रहे तो भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द डॉक्टर डिसाइड व्हाट टू डू, गो टू द डॉक्टर, टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तीसरी बात, अगर हम फिशर को निग्लेक्ट करते हैं तो क्या होगा? फिशर को निग्लेक्ट करने के कारण डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन होंगे। हमने ये सीरीज में ये देखा कि पहले एनल स्पाज्म हुआ पेशेंट का, एनल स्पाज्म टेम्पररी फेज था 7 to 20 डेज का, पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, वो स्टेज पे चला गया एनल स्टेनोसिस पे। अब जगह छोटी हो चुकी है, अब हो सकती है मसाज करके जगह बड़ी भी हो जाए, लेकिन आप फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, आप क्रॉनिक स्टेज में गए। अब क्रॉनिक स्टेज में डॉक्टर बोल रहे कि आपको फिशर डेवलप हुआ है, वो जगह छोटी हो चुकी है, फिर भी आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं या दवाई भी नहीं ले रहे हो, डॉक्टर के पास आते 7 दिन दवाई ली, फिर रिलीफ हो गया डॉक्टर को छोड़ दिया। ऐसे भी लोग हैं कि एनल स्टेनोसिस है, क्रॉनिक फिशर है, फिर भी ट्रीटमेंट आए, 7 दिन की दवाई ली, ठीक लग रहा, घर में बैठ गए, फिर और 3 महीने बाद आएंगे डॉक्टर साहब उस वक्त ठीक हो गया था, अभी और तकलीफ हो रही है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एनल फिशर का, क्रॉनिक फिशर का खास करके मेजर कॉम्प्लिकेशन अगर क्या होगा तो वो है वहां पर होने वाले एनल एब्सेस। मतलब वो जो जगह फट जाती है वहां पर एनल कैनल में जो बैक्टीरिया ग्रोन होते हैं उनके कारण वहां पे इन्फेक्शन होता है, वहां पे पस पॉकेट्स बनते हैं, पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो जो कारण उसको बोलते हैं एब्सेस। पस फॉर्मेशन अगर क्रॉनिक हो जाए तो वहां पर बनता है फिशुला। ये डिसीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे क्या है। आज के लिए इतना ही था हमारा कि हम लोग फिशर क्या है और वो क्रॉनिक क्या होता है, एक्यूट क्या होता है। तो ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, उसके बाद अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं तो आप कौन से स्टेज पे पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच लता मैम, थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, आपने इतनी डिटेल नॉलेज दी। तो आज के बिजनेस टॉक शो में बस इतना ही। मीनाक्षी को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज। नमस्कार।